हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट किए थे हम लोग और कार्बोहाइड्रेट्स को देख रहे थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्लासिकल डेफिनेशन, उसके लिमिटेशंस और थोड़ा बहुत मॉडर्न डेफिनेशन को भी हम लोग किए थे। मॉडर्न डेफिनेशन को ही और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसका, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द substances which give such units on hydrolysis, the optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones or the substances which give such units on hydrolysis are called carbohydrates. अब इसमें से सारे वर्ड्स का मतलब समझना है हम लोग को। ऑप्टिकली एक्टिव तो पूरा कंसेप्ट ही है, जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिक चैप्टर में पढ़े हैं। डिटेल इसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड को रहने देते हैं, इस पर अलग से चर्चा करेंगे हम लोग। पॉलीहाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का मतलब OH, पोली मतलब एक से ज़्यादा, अल्डिहाइड मतलब CHO। उसी प्रकार से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो कीटोन हुआ CO, हाइड्रोक्सी हो गया फिर से OH। तो यहाँ तक अभी मतलब समझ लें हम लोग कि वैसे कंपाउंड्स जिनमें अल्डिहाइड के साथ एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो या फिर कीटोन के साथ एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो और वे ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हों, तो वे कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि यदि ओरिजिनली वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, तो कोई वैसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसका हाइड्रोलाइसिस के बाद ऐसे चीज़ मिले, ऐसे चीज़ माने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, तो फिर ऐसे कंपाउंड को जो है हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है दूसरे शब्द में, कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे शब्द में जो है हम लोग बोलते हैं सैकराइड्स। क्या बोलते हैं? सैकराइड्स। सैकराइड्स अलग अलग भाषा से लिया गया है, जैसे सैक्रम, फिर है सैक्रम, फिर शर्करा, और इन सब का एक ही मतलब है स्वीट टेस्ट, जिसको संक्षेप में हम लोग बोलते हैं शुगर। ऐसा यह एक ग्रीक वर्ड है, यह एक लैटिन वर्ड है और यह एक संस्कृत वर्ड है। तो अलग अलग लिपि से जो है लिया गया है इस सैकराइड को, और इस सब का मतलब एक ही चीज़ होता है, स्वीट टेस्ट, माने मीठा स्वाद, जिसको हम लोग संक्षेप में शुगर भी बोलते हैं। तो बेसिकली है क्या ना कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें से बहुत सारे या मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो है मीठे स्वाद के होते हैं, और जिनका स्वाद मीठा होता है उनको हम लोग सैकरम, सैकराइड या शर्करा बोलते हैं, और यही सबसे आ गया है क्या? सैकराइड। तो सैकराइड मतलब मीठे स्वाद का। तो सब कार्बोहाइड्रेट मीठे स्वाद के नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम का स्वाद मीठा होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? सैकराइड। या शर्करा जो संस्कृत वर्ड है, तो हम लोग तो डेली लाइफ में भी जो है यूज करते हैं इस वर्ड को। शर्करा नहीं यूज करते हैं, शक्कर यूज करते हैं। नहीं, चीनी को हम लोग शक्कर बोलते हैं। चीनी कार्बोहाइड्रेट है, मीठा स्वाद का होता है। शक्कर उसको बोलते हैं, तो वही शक्कर से क्या आ गया, सैकराइड आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स, सैकराइड्स
मीठे स्वाद के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं, या इनडायरेक्टली वैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस से इस प्रकार की चीज़ मिलते हों, तो वे कहलाने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब बताएं कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ वर्ड लगा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव वे हैं एक को छोड़ करके। एक कार्बोहाइड्रेट है काफ़ी सिंपल, CH2 का OH, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यह एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किस आधार पे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बोल रहे हैं बताएं कि इसका चर्चा अलग से हम लोग एक लेक्चर में करने वाले हैं, तो वहाँ जो है इस बात को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल याद रखोगे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। तो यह कार्बोहाइड्रेट का हुआ मॉडर्न डेफिनेशन। समझ गए होंगे अच्छे से कंसेप्ट को, क्या है नहीं है। अब आता है बारी कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की। अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स को जो अभी डिफाइन किया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हैं, या फिर इनडायरेक्टली वैसे सब्सटेंस है जिनका हाइड्रोलाइसिस से ये सभी मिलते हो। तो अब मान के चलो कोई अनदर सब्सटेंस है जिसका हाइड्रोलाइसिस करके ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाना है, तो हाइड्रोलाइसिस करने से कुल कितने हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उस प्रोडक्ट के नंबर के आधार पे, प्रोडक्ट के नंबर के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स का जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्ट के नंबर के आधार पे। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के आधार पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन है। इसमें से सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स नाम से ही स्पष्ट है, मोनो का मतलब होता है एक, वन, तो सेकेराइड का हमने कार्बोहाइड्रेट, तो कहने का मतलब हुआ कि एक सिंगल यूनिट होगा या कार्बोहाइड्रेट का जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा, कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आप हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले हैं। समझ गए? तो द कार्बोहाइड्रेट्स which can't be further hydrolyzed or the simplest form of carbohydrate which can't be further hydrolyzed are called monosaccharides। जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2O का होल n, जहाँ n का वैल्यू बेसिकली 3 से लेकर के 6 तक होता है, n का वैल्यू। यदि n बराबर 3 हो तो इसमें एग्जाम्पल है ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सभी मोनोसेकेराइड हुए जिनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा। n बराबर 4 तो इसके एग्जाम्पल हैं इराइथ्रोज, थ्रियोज, वैसे ही इराइथुलोज, ऐसे। n बराबर 5 हो तो एग्जाम्पल है राइबोज, एरेबिनोज, जाइलुलोज, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और सबसे कॉमन है n बराबर 6 के लिए, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ऐसे कई एग्जाम्पल है इसमें। अब जैसे आप ग्लूकोज को ही ले लो ना, बहुत कॉमन सा चीज़ है, हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में इसका बहुत। अब इस ग्लूकोज को जब वाटर में डिजॉल्व करते हो तो क्या इसमें कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है? नहीं बनता है। नमक है NaCl, इसको आप वाटर में घोले, टूट गया 2 पार्टिकल में Na+ Cl-,
लेकिन वही आप ग्लूकोज को यदि वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, बस सिंपल सा एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, कोई यहाँ टूटना और जुड़ना नहीं होने वाला है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो सिंपलेस्ट है ना, मोनोसेक्राइड का मतलब हम बताएं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक सबसे सिंपल यूनिट जिसका फिर से हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं है, जिसको फिर से आप हाइड्रोलाइज करके और छोटे प्रोडक्ट में तोड़ नहीं सकते हो, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल्स कई देखे, n बराबर 3 है, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। सबसे बेसिक वे n बराबर 6 मतलब 6 कार्बन वाले जो होते हैं मोनोसेक्राइड वे। तो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स और स्मॉलर यूनिट्स। अगला एग्जाम्पल जो इसका है वह है सेकेंड नंबर में क्लासिफिकेशन इसका ऑलिगोसेक्राइड्स। यहाँ से यह जो ऑलिगो वर्ड है ना, इस ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, माने कुछ। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस से 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे, 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस से 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट मिले, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो टूटेगा सिंपलर मॉलिक्यूल में, और टूट करके हो सकता है 2 मॉलिक्यूल दे, 3 दे, 4 दे, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि कितना देगा। तो यदि 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिले, मोनोसेक्राइड यूनिट मतलब फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस अब नहीं होगा कि एक बार हाइड्रोलाइसिस कर दिए 2 मॉलिक्यूल में टूटा तो फिर उस मॉलिक्यूल को आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आगे नहीं टूटेगा, ऐसा। तो 2 से 10 हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट मिले तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स। अब इसमें से 2 प्रोडक्ट मिले तो फिर वैसे कार्बोहाइड्रेट को बोला जाएगा डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड का मतलब हुआ कि जिसका आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे हाइड्रोलाइसिस से। एग्जाम्पल कई हैं डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मेन 3। उसी प्रकार से सेलोबियोज भी होता है। सुक्रोज का यदि आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो 2 प्रोडक्ट इससे मिलता है वह होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। उसी प्रकार से माल्टोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है, 1 गैलेक्टोज मिलता है। और सेलोबियोज लोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स में मिलता है बीटा डी ग्लूकोज का। ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, खैर आगे डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसको अभी यहाँ से डायरेक्टली रट करके रखोगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहीं से है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है, तो दोनों ग्लूकोज। लैक्टोज के तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, और सेलोबियोज के तो 2 मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज का, ऐसा। तो इस हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट को ध्यान में रखोगे। तो ये सभी डाइसेक्राइड्स हुए जिनका हाइड्रोलाइसिस से कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2। अब जो ये 2 प्रोडक्ट मिले, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिले, अब चाहोगे कि फिर से इनको हाइड्रोलाइज करके हम तोड़े तो वह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वे मोनोसेक्राइड हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका फर्दर डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से फिर इसमें डाइसेक्राइड के बाद ट्राइसेक्राइड की बात करें हम लोग, ये ऑलिगोसेक्राइड के अंतर्गत सभी आ रहे हैं। ऑलिगो मतलब जिसका हाइड्रोलाइसिस से 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिले, तो यदि 2 मिलेगा तो डाइसेक्राइड, 3 मिलेगा तो
ट्राइसेकेराइड, 4 मिलेगा तो टेट्रासेकेराइड, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो डाइसेकेराइड तो हम लोग देख लिए, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ट्राइसेकेराइड्स। ऐसा तो ट्राइसेकेराइड्स का मतलब क्या बोले कि यदि हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, 3 मोनोसेकेराइड मिलेंगे हाइड्रोलाइसिस से। एग्जाम्पल क्या है, तो रैमिनिनोज, जेंसियानोज, रैफिनोज, ऐसे कई ट्राइसेकेराइड्स हैं, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन हैं। अब जैसे इसी रैफिनोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ कम्बिनेशन है, इसे वाटर से मिलाओगे इसमें, तो वाटर इसको तोड़ेगा, तोड़ करके 3 मॉलिक्यूल मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रुक्टोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है। और ये तीनों मोनोसेकेराइड्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये हुए ट्राइसेकेराइड्स। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, टेट्रासेकेराइड मिलेगा, टेट्रासेकेराइड्स मिलेगा। तो टेट्रासेकेराइड्स मतलब हाइड्रोलाइसिस करने से 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें हाइड्रोलाइसिस से। एग्जाम्पल इसके भी कई हैं, अस्कॉर्डोज, अस्टैक्योज, अस्टैक्योज। अब इसी अस्टैक्योज को यदि आप हाइड्रोलाइज करोगे, वाटर मिलाओगे, तो एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 मॉलिक्यूल मिलता है गैलेक्टोज का। और बताया कि चूंकि ये 4 हुए ना, 2 गैलेक्टोज, एक फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज, 4, तो 4 मिला इसलिए टेट्रासेकेराइड। अब चूंकि ये मोनोसेकेराइड है तो इनमें फिर से वाटर आप मिलाओगे तो नो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आगे नहीं मिलेगा। तो ऑलिगोसेकेराइड्स में एक क्लासिफिकेशन था, और इन सारे ऑलिगोसेकेराइड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस में है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वह क्या है, डाइसेकेराइड। स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ेंगे, बेसिकली अभी के लिए याद रखना है कि उन सब का स्ट्रक्चर, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, मेन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है, उसको याद रखेंगे। उसके बाद अब बारी आता है इसमें पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? पॉलीसेकेराइड्स तो गिव ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, बहुत सारे संख्या में हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सारे मतलब 10 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, 10 तक मिलेगा तब तो वो ऑलिगोसेकेराइड कहलाने वाला है। 10 से ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट मिलेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होमो पॉलीसेकेराइड और दूसरा हेटेरो पॉलीसेकेराइड। 2 प्रकार के, होमो पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड क्या है? तो गिव ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। मिलेंगे तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड, लेकिन जितने भी मिलेंगे वे सभी एक ही प्रकार के होंगे, ओनली वन काइंड, अलग अलग प्रकार के नहीं। जैसे एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, एन्यूलिन, ऐसा।
अब ये स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन का यदि आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो केवल और केवल ग्लूकोज मिलता है, सबसे केवल और केवल ग्लूकोज। मतलब यदि 500 मॉलिक्यूल मिल रहा है हाइड्रोलाइसिस के बाद तो 500 मॉलिक्यूल सभी ग्लूकोज के होंगे, और जिनका हाइड्रोलाइसिस से केवल ग्लूकोज मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसेन। तो इसमें से स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन, दिस 3 आर ग्लूकोसेन। वही इन्यूलिन है, तो इन्यूलिन का हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं तो केवल फ्रुक्टोज मिलता है, और जिसका हाइड्रोलाइसिस से केवल फ्रुक्टोज मिले उसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोसेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोसेन बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, ये 4 दिए रहेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें से कौन एक फ्रुक्टोसेन है या कौन ग्लूकोसेन नहीं है, उल्टा करके पूछा जाएगा ऐसे, या फिर कौन ग्लूकोसेन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोसेन मतलब जिसका हाइड्रोलाइसिस से क्या मिले, केवल और केवल ग्लूकोज मिले, और ग्लूकोसेन कहलाया। और जिसका हाइड्रोलाइसिस से केवल और केवल फ्रुक्टोज मिले तो वह फ्रुक्टोसेन कहलाएगा। तो उस हिसाब से जो डाइसेकेराइड्स के बारे में डील किए थे हम, तो उसमें से बताया कि सुक्रोज से मिलता है 2 चीज़, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो उसमें मिक्सचर मिल रहा है, लेकिन वही माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस से दोनों ग्लूकोज मिल रहा था, तो केवल ग्लूकोज है तो माल्टोज इज ऑल्सो ए ग्लूकोसेन। लेकिन जनरली इस सब का यूज करते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के लिए। तो एकदम ध्यान में रखोगे इसको कि ये 4 कॉमन पॉलीसेकेराइड्स हैं, सभी होमोपॉलीसेकेराइड हैं। हाइड्रोलाइसिस से एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड यूनिट मिलते हैं, उसमें से स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन ग्लूकोसेन है, माने केवल ग्लूकोज मिलता है। इन्यूलिन से केवल फ्रुक्टोज मिलता है, मतलब यह क्या है, फ्रुक्टोसेन है। उसके बाद हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आ जाओ। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इसमें हो जाएगा गिव डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। कि हाइड्रोलाइसिस के बाद यदि अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड यूनिट मिले तब वह कहलाएगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड, और एक ही प्रकार के मिलेंगे तो होमोपॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो स्पेसिफिक सॉल्युबल सुगर ऑफ न्यूमोकोकस टाइप 3, न्यूमोकोकस टाइप 3 एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसके कुछ पार्ट, माने कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो सॉल्युबल शुगर होते हैं, उनका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड यूनिट मिलते हैं। तो यह डायरेक्टली हेट्रोपॉलीसेकेराइड नहीं, बल्कि इसके कुछ स्पेसिफिक सॉल्युबल शुगर जिनका हाइड्रोलाइसिस से अलग अलग चीज़ मिलता है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, तो वे कहलाएंगे फिर हेट्रोपॉलीसेकेराइड। उसी प्रकार से इसी कैटेगरी में और भी एग्जाम्पल्स हैं। हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड या फिर कॉन्ड्रोटीन, ये सभी हेट्रोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, इनडायरेक्टली ये दिए हुए रहेंगे कई एग्जाम्पल, कुछ इसके पूछेगा कौन इसमें होमोपॉलीसेकेराइड है या कौन इसमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। खैर होमो वाला ज़्यादा कॉमन है और इसके बारे में ही हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन, ये तीनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है बड़े इंपॉर्टेंट ये सभी। तो हेट्रो वाला आप याद मत रखो, होमो वाला ये 4 याद रखो कि ये 4 होमो है, इसके अलावा एग्जाम में कोई नहीं आएगा। और ये अजीब अजीब नाम के रहेंगे ऐसे, न्यूमोकोकस टाइप 3, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटीन, तो ऐसे ये सभी हेट्रोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन किए गए कार्बोहाइड्रेट्स के, चाहे मोनोसेकेराइड हो, ऑलिगो में डाई, ट्राई, टेट्रा हो या फिर पॉलीसेकेराइड्स हो, ये सारे क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। और इसमें से अभी तक का जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो एग्जाम में पूछता है या पूछा है,
वह है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। डाइसेक्राइड का क्या क्या है? पॉलीसेक्राइड में कौन ग्लूकोसेन है, कौन फ्रुक्टोसेन है। बीच में ट्राई टेट्रासेक्राइड को नहीं पूछता है। और एक ही होमो और हेट्रोपोलीसेक्राइड, इसको आप याद रखोगे। तो यह एक बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम लोग देखें। कौन सा बेसिस पे? तो नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के आधार पे। अगला क्लासिफिकेशन इसमें है टेस्ट के आधार पे, स्वाद के आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को दो कैटेगरी में रखा गया है, शुगर एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सॉल्युबल इन वाटर में घुल जाते हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे तो ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, जितने भी मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स हैं वे आते हैं शुगर की कैटेगरी में। तो शुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट। ये तीन बात को ध्यान में रखना है। इसी का उल्टा कर दो इधर, तो नॉन शुगर हुए एमॉर्फस, दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स, दीज आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर में थोड़ा बहुत घुल भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं घुलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे नहीं होंगे वे। एग्जाम्पल में आ गया ऑल पॉलीसेकेराइड्स, ऑल पॉलीसेकेराइड्स। तो देखो एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन तो एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है। यदि सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हो तो शुगर नॉन शुगर में अंतर पूछने वाला है, या फिर यदि आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से डेफिनेटली बनता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो डिफरेंस आएगा तो 3 पॉइंट तो डायरेक्ट हो गया ना, कि शुगर्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन शुगर्स आर एमॉर्फस सॉलिड, दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, टेस्टलेस होते हैं जनरली। एग्जाम्पल में मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, इसमें पॉलीगोसेक्राइड्स। तो इसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है ऐसा कि विच वन इज नॉट या शुगर, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव करके, ऐसे 4 दिए रहेंगे, पूछेगा कौन इसमें शुगर नहीं है। तो यहाँ तो डायरेक्ट हम नाम तो नहीं लिखे हैं एग्जाम्पल में, हाँ कैटेगरी तो लिखे हैं ना, तो आप कैटेगरी पहचानो, एग्जाम्पल याद रखना होगा। मोनो और डाइसेकेराइड है यदि तो शुगर, पोली है तो नहीं होगा। तो इसमें से लैक्टोज है डाइसेकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर मोनोसेकेराइड एंड दिस वन इज पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड शुगर नहीं होता है तो ग्लाइकोजेन हो जाएगा। इसी को उल्टा करके पूछ सकता है, अभी हम पूछे कि इसमें से कौन शुगर नहीं है, एग्जाम में ऐसे भी तो आ सकता है कि इसमें से कौन शुगर है, बस एग्जाम्पल्स वहाँ अलग अलग दिए रहेंगे। तो फिर उस आधार पे आपको जो है समझना होगा और वैसे लेकर के चलना होगा इस बात को। तो समझे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या एक और इसमें देखिए लें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज या फ्रुक्टोसेन, ऐसा ऑप्शन रहेंगे जैसे स्टार्च, सुक्रोज, सी में सेलुलोज और डी में रहेगा इन्यूलिन।
ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। देखो स्टार्च से केवल ग्लूकोज मिलता है, देखे हैं तो या तो भाई ग्लूकोसेन है, सुक्रोज से दो चीज मिल रहा था ना, क्या क्या था हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज था, ऐसा तो ये तो हुआ नहीं। फ्रुक्टोसेन मतलब जिससे केवल फ्रुक्टोज मिले, अब सेलुलोज से भी केवल ग्लूकोज ही मिलता है, ग्लूकोसेन। एन्यूलिन जिससे केवल फ्रुक्टोज मिलता है, और यह हुआ फ्रुक्टोसेन, ऐसा। तो ऐसे कई क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं इससे, मतलब रटा हुआ यदि है तो आप तुरंत कर लोगे, इसमें अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करना आपको। हालांकि कुछ वैसे भी हैं इस चैप्टर में कंसेप्ट जिसके लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो, लेकिन इस चैप्टर के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वे सभी ऐसे ही हैं कि यदि आप समझे हुए हो, रटा हुआ है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, बहुत दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन हम बताया कि काफ़ी वाइड हो जाता है तो सारा रटना भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन दिमाग में रखना होगा। इस चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला हो, सिंपली कंसेप्चुअल है, बस याद है, थोड़ा सा दिमाग में बैठा हुआ है, आप कंसेप्ट समझे हुए हो तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। तो यह दो आधार पे क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के आधार पे और किस आधार पे, टेस्ट के आधार पे। एक क्लासिफिकेशन और है इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर के आधार पे, तो वह क्लासिफिकेशन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक यही समाप्त।